नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े 3 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी जो आने वाले समय में जनता और प्रशासन दोनों के लिए असरदार साबित होंगे। बैठक में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए 82 नए पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में स्टैम्प की खरीद प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ने पर भी फैसला लिया गया। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। देहरादून हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के विश्राम गृह को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सीएम धामी ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनने से बड़ी सुविधा होगी और भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात्रि विश्राम और ठहरने की समस्या का समाधान होगा। इस दौरान सीएम ने सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी ये व्यवस्था करने की बात कही है। आपको बता दें, ये एमओयू आगामी 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाले का मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति की राशि निकाले जाने का खुलासा हुआ और कुछ संस्थानों को गलत तरीके से अल्पसंख्यक दर्ज कराकर लाभ उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, प्रारंभिक जो सूचनाएं आई हैं उन सूचनाओं में बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली होना प्रकाश में आया है और कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड को लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल्स और ढाबों के लिए लागू आदेश पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट की तरफ से इस आदेश को सही ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर यात्री को ये जानने का अधिकार है कि वह किससे सामान खरीद रहा है। पहचान छुपाकर व्यापार करना गलत है और इस पर रोक जरूरी है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है बहुत स्वागत योग्य है और हमने पहले भी, क्योंकि हमने जो भी निर्णय लिया था वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए लिया था जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और माननीय न्यायालय ने भी उसको उसी दिशा में उस फैसले को आगे बढ़ाया। मैं फैसले का स्वागत करता हूँ और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, तीर्थ यात्री को, धार्मिक कार्य में आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की भी जो है अशुद्ध चीजें न मिले, उनको शुद्धता से हर चीज मिले, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम संदेह न रहे। उत्तराखंड में संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 अगस्त को देहरादून के भोगपुर गांव से प्रदेश के पहले संस्कृत ग्राम का शुभारंभ करेंगे। सरकार की योजना है कि प्रदेश के हर जिले में एक एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री गांव के लोगों से संवाद भी करेंगे और संस्कृत भाषा में हो रहे प्रयासों की जानकारी लेंगे। संस्कृत सचिव दीपक कुमार गौरोला ने बताया है कि इन गांवों में लोग आपस की बातचीत संस्कृत में ही करेंगे। इसके लिए हर संस्कृत ग्राम में संस्कृत के प्रशिक्षित
ट्रेनर तैनात किए जाएंगे। गांव वालों को रोजाना संस्कृत भाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संस्कृत विभाग का मानना है कि संस्कृत को जीवन शैली से जोड़ना जरूरी है, इसलिए सिर्फ श्लोकों तक सीमित न रखकर इसे बोलचाल की भाषा बनाने की दिशा में ये पहल की जा रही है। बेसिकली इसमें जो ध्येय था हमारा कि पूरे ग्राम में संस्कृत वांग्मय का वातावरण बनाया जाए। इसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ की जो पूरी जनता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, वो संस्कृत में संवाद कर सकें। जितने हमारे दिन में लगभग 50 वाक्य मिनिमम हम यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 पूरे वाक्य हम पूरे दिन भर में, चाहे जो भी भाषा में हम बोलते हैं, अपनी बोली में बोलें चाहे भाषा में, तो अगर उनका हम संस्कृत संभाषण कर सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हमारा ये ध्येय है कि जितने भी हमारे वहाँ की जनता है उन सबको हम संस्कृत संभाषण सिखा सकें। और इसके लिए जो आपने कहा प्रशिक्षक, उनकी नियुक्ति हम कर चुके हैं भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से, और उन्हीं के द्वारा हमें ये फंडिंग की जा रही है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और अपनी नाराजगी और चिंता जताई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग अभी माननीय राज्यपाल जी से मिल के आए और हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही है, पिछले 3 साल की जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की, 1,03,000 से ज्यादा केस महिला अपराधों में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं। और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस पर भाजपा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लगातार ये घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं इस प्रदेश में, उस पे वो उचित कदम उठाने का काम करेंगे। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी ने नैनीताल से सांसद अजय भट्ट से खास बातचीत की। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी इस समय मौजूद है। सर, मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन 2 दिन से सेशन नहीं चल पा रहा है। विपक्ष बहुत नादान है, नासमझ है, क्योंकि इतना धन खर्च होता है, देश का होता है। लोग ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह का व्यवहार कर रहा है। आप जो मांग कर रहे हैं उसको सरकार पहले ही स्वीकार कर ले रही है। सरकार कह रही है हम बहस के लिए तैयार हैं। और क्या होता है, क्या सदनों के अंतर्गत लड़ाइयां होती हैं क्या? लाठी गोलियां चलती हैं क्या? भाई, आपने जो बात रखी सरकार अपना उत्तर देगी। अगर सरकार की किसी चीज में कमी लगती है तो आप संशोधन करेगी सरकार, आप सुझाव देंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। तो सब लोगों ने कहा है जो कहोगे उस पर सरकार उत्तर देने को तैयार है। आओ तो सही, आप आते ही नहीं, चलने ही नहीं दे रहे। ये अच्छी परंपरा नहीं है विपक्ष की। खैर, विपक्ष को पूरा देश देख रहा है, इसीलिए विपक्ष की हालत आज दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाथ तक जोड़ दिए कि आप बैठिए, किसानों से जुड़ा कई अहम डिस्कशन होने थे, कई अहम चीजें आनी थी, उसके बाद भी मैंने स्थगन चल। कृषि मंत्री जी तक बोल दिए कल, वो भी बोले हाथ जोड़ना कोई कम बात है विपक्ष से। भाई, जैसे आप चुन के आए हैं वैसे ही हम भी चुन के आए हैं। एक सत्ता पक्ष में बैठता है, एक विपक्ष में बैठता है, और वार्तालाप होती हैं, अपने सवाल जवाब होते हैं, कमियां क्या हैं और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। अगर जो विपक्ष को कमियां लगती हैं उनका निराकरण हो गया तो सरकार उसके बारे में उत्तर देती है। एक देश की बेहतरी के लिए सदन में पक्ष और विपक्ष आते हैं। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ को लेकर जो है बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार कल राज्यसभा में विपक्ष ने बहुत हो हल्ला मचाया, जिस कारण से स्थगित करना पड़ा था सेशन को। उपराष्ट्रपति महोदय का जो रिजिग्नेशन दिया है उन्होंने, वो अपने आप में सारी परिस्थितियों को कहता है।
इसलिए अनावश्यक उस पर बखेड़ा करने की भी मैं समझता हूं किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों से लिखा है। जब लिखा है तो लिखा है, वो तो अपने आप बोल रहा है पत्र, हम क्या बोलेंगे, इसमें तो बोलना कुछ भी उचित नहीं है। सत्र के अंदर आपकी तरफ से, क्योंकि बारिश भी हो रही है, लैंडस्लाइड भी हुई है काफी जगह पे, और नैनीताल पर्यटन का भी क्षेत्र है, तो आपकी तरफ से क्या? लगातार मेरा प्रश्न आज भी लगा है, लेकिन आ कहां रहे हैं। एक प्रश्न कल भी लगा है, और 0 आवर के लिए डेली हम दे रहे हैं। आज भी हमने दिया है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, आ ही नहीं रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लॉस, आपको तो लॉस की परवाह नहीं है, आपको गद्दी दिखाई दे रही है। कैसे भी मोदी जी को बदनाम कर दो, दुनिया जय जय कर रही है, भारत की दुनिया मोदी जी को मान रही है कि उनके जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। तो लॉस तो हमें भी हो रहा है, क्योंकि हम सांसद हैं। जो मिनिस्टर से हमारे प्रश्नों का उत्तर देते, उससे कई चीज निकलती, कई डेवलपमेंट के काम होते, लेकिन करने ही नहीं देते हैं। इसीलिए तो कहा नादान विपक्ष है, बचपना बहुत ज्यादा है, या नासमझ है, या समझदार होते हुए भी ऐसे काम कर रहा है जो देश के हित में नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ अजय भट्ट नैनीताल से सांसद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश जोशी के साथ प्रोक्ष चौधरी। सावन की शिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। भोले बाबा के दर्शन और विशेष जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवालयों में चारों ओर हर हर महादेव बोले बम के जयकारों की गूंज के साथ श्रद्धालु भगवान शिव की जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। सुबह से हजारों शिव भक्त गंगा जल लेकर मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। मंदिर प्रशासन की ओर से पीने के पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज जी ने लोगों को सावन शिवरात्रि पर्व की बधाई दी। चरण पादुका मंदिर में चल रहे सावन महीने के अनुष्ठान के समापन के मौके पर लोगों से अपील की। उन्होंने सभी से शिवरात्रि के दिन संयमित और सात्विक जीवन शैली अपनाने की अपील की है। वहीं जल चढ़ाते समय पर्यावरण का ध्यान रखने, प्लास्टिक का प्रयोग न करने की भी बात कही। आज सावन की शिवरात्रि है और आज के दिन भगवान शंकर जी को मनाया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिर्वर्धनम उर्वारुकमिव बदनाथ मृत्युर्मोक्षीम अमृता। देखिए, भगवान शंकर को इसलिए मनाया जाता है कि मेरी अकाल मृत्यु ना हो। जो भी मन में हमने रखा हुआ है, जो मनोकामना, वो पूर्ण हो जाए। और भगवान शंकर को जल अभिषेक किया जाता है। आपने देखा होगा हरिद्वार के जितने मंदिर है बहुत ज्यादा भीड़ है, और पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप जाएंगे आज के जिन मंदिरों में बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है और सभी की इच्छा होती है कि हम मंदिर में जाकर के जल अभिषेक करें। भगवान का आजकल पंचामृत से स्नान होता है, जल अभिषेक होता है, रुद्री पाठ होता है, परंतु आजकल इतना समय नहीं मिलता। जितने भी हमारे कावड़ी है, श्रद्धालु है, जो भी आज मंदिर में जाता है, बहुत कम समय मिलता है। मैं यही कहना चाहूंगा, आपके पास जो भी गंगा जल है, सबसे पहले गंगा जल होना अच्छा रहेगा। अगर गंगा जल नहीं है तो घर में जो भी जल है, शुद्ध जल से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सावन महीने के पवित्र शिवरात्रि के अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जलाभिषेक किया। डीएम और एसएसपी ने हरिद्वार के ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति और जन कल्याण की कामना की। में हमने देखा कि काफी भारी संख्या में भीड़ आती है, और अब एवरी ईयर हम देख रहे हैं कि जो संख्या है कावड़ यात्रियों की वो इंक्रीज होती जा रही है। और साथ ही दूसरी जो बात है कि कावड़ पटरी के साथ साथ कावड़, डाक कावड़ और हाईवे पे जो कावड़ चलती है उसकी संख्या भी बढ़ी है। तो
तो आने वाले जो हमारे वर्ष होंगे उसमें हमें इसी तरह से प्लान करना होगा कि हम पैदल कांवड़ यात्रियों के लिए और साथ ही जो गाड़ियों से आ रहे हैं कांवड़ यात्री, दोनों के लिए अलग डिमांड्स है, अलग नीड्स है, उसको कैसे हम प्लान करें। और इसके साथ ही आने वाले जो नेक्स्ट ईयर का जो कांवड़ होगा उसमें हमारे कुछ हाईवेज भी कंप्लीट होंगे, कुछ बाईपासेस भी बनेंगे, तो वहाँ से भी मूवमेंट होगा। हमारा अन्य राज्यों से अच्छा समन्वय है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वहाँ से भी हमें तत्काल लगातार सूचना मिलती रही। और अच्छा कैसे हम समन्वय बना सकते हैं उसके बारे में भी आगे बढ़े। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले को देखते हुए हर की पौड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने हर की पौड़ी में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने घाटों की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अल्मोड़ा में 6 विकासखंडों के लिए पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथों के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें, चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव है वो 649 बूथों पर आयोजित होगा। इसके अलावा इन सभी 6 विकास खंडों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बागेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट तीनों ब्लॉकों में एक ही दिन मतदान होगा। उस एरिया में अलग से चले जाएंगे, ठीक है। और आप लोग अभी अपने आगामी 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा, इनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान का आयोजन करना है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। उत्तराखंड में सीमांत गांव के विकास को लेकर केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना पर अब उत्तराखंड सरकार ने रफ्तार बढ़ा दी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन योजनाओं में केंद्र सरकार के मंत्रालयों की भूमिका है, उनके साथ लगातार संवाद बनाकर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन योजनाओं में एक से अधिक विभाग शामिल हैं, वहां आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए काम को समय पर पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को वाइब्रेंट विलेज योजना के व्यवहारिक परियोजनाएं चुनने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा होने के बावजूद कई बार देखने को मिलता है कि मरीज प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 108 के बेड़े में 272 एम्बुलेंस हैं, तो वहीं विभागीय एम्बुलेंस मिलकर यह आंकड़ा 500 के पार हो जाता है। ऐसे में सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए कि किसी भी परिस्थिति में 108 एम्बुलेंस मरीज को उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में विभागीय एम्बुलेंस मरीज को उपलब्ध कराई जाए। वहीं विभाग में पुरानी एम्बुलेंस को भी बाहर किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ताकि नई एम्बुलेंस खरीदी जा सके। खबर हल्द्वानी से, जहां गौला नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र नदी में नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में पहुंचने के वहां पे वो डूब गए, जिनको लगभग 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने शव को बरामद किया।
कल शामी जो है जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, हमें सूचना मिली थी कि लाल कुआं थाना क्षेत्र में 2 बच्चे जो है मिसिंग चल रहे हैं और आज सुबह ही कुछ उन परिजनों को उनके कपड़े और अन्य चीज़ें मिली और डोला नदी में अभी उनका जो है थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई है कि बॉडी रिकवर